तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है समास का। और हम लोग समास के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं और आपकी अपनी भाषा में एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एकदम आसानी से समझाने वाले हैं। तो चलिए, आप तैयार हो जाइए हमारे साथ समास सीखने के लिए। और वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है समास का। देखिए, समास क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हमने इसके पहले आपको संधि बताया था और संधि का टेस्ट भी लिया था। तो संधि क्या था? दो वर्णों का समूह था। ठीक है, दो वर्णों के समूह से जो परिवर्तन हो रहा था वही आपका क्या था? संधि था। लेकिन समास उससे अलग है। यहाँ पे वर्ण नहीं चलते, यहाँ पे शब्द चलते हैं। तो वही सब सारी चीजें आज इसमें समझेंगे और देखेंगे कि कैसे समास एकदम आपके लिए आसान टॉपिक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समास क्या है? समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? पहला होता है सम, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त, और दूसरा होता है आस, जिसका मतलब होता है कथन अथवा शब्द। यानी संक्षिप्त कथन या शब्द क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है, अगर एक लाइन में इसकी परिभाषा बताएं तो। लेकिन ये क्या करता है? जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है समास दो शब्दों यानी सम, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त, एवं आस यानी कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। आपको शुरू में ही हमने बता दिया। अब समास की परिभाषा क्या निकल कर आती है इस हिसाब से? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द। यहाँ पे देखिए, नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसको बोलते हैं आप समास। यदि सार्थक शब्द नहीं बन रहा है वो समास नहीं होगा। जैसे, अब देखिए, जैसे अगर आपको बताया जाए तो जैसे अगर कह दे गगनचुंबी, ठीक है, चौराहा, ये सभी क्या है? ये सभी समास हैं। उसको समझने उसको हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ फिर देख लेते हैं कि समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है। देखिए, समस्त पद या सामासिक पद क्या है? समास के नियमों से जो बना शब्द होता है वही समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा गगनचुंबी, चौराहा, ये सभी क्या है? ये सभी सामासिक पद अथवा समस्त पद हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समस्त पद या सामासिक पद समझ में आया होगा। यानी समास के नियमों से जो बना शब्द होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। आगे देखते हैं। आगे आपका समास विग्रह। देखिए, जहां पर आपका जुड़ाव होता है वहां पे अलगाव भी होता है। तो जहां समास है वहां पे विग्रह है, जहां संधि है वहां पर विच्छेद भी है। तो कभी कभी विलोम शब्द में पूछ लेता है समास का विलोम क्या होगा? तो समास विग्रह। ठीक है, समास का विलोम विच्छेद होता है। ठीक है, संधि का विलोम विच्छेद होता है। तो यहाँ पे देखिए, समास क्या है, समास विग्रह क्या है, इसको समझ लेते हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी जो आपके समस्त पद होते हैं उनको समास के नियमों द्वारा अलग अलग आप यदि कर देते हो तो उसको बोलते हो आप समास विग्रह। जैसे देखिए, नील कमल, नील कमल का विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। ये जो नील कमल है ये कौन सा समास है? ये है आपका कर्मधारय समास। आगे हम बताएंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और सारे समास को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो ये जो नील कमल है ये क्या है? कर्मधारय समास है। और ये पूरा का पूरा समस्त पद है। ये क्या है आपका? ये है आपका समस्त पद। ठीक है, जब समस्त पद है आपका तो इसका विग्रह क्या है? नीला है जो कमल, यानी ऐसा कमल जो कि नीला है। उसके बाद आपको लिखा है तिराहा। तिराहा का मतलब क्या होता है? तीन राहों का समाहार, यानी तीन राहों का समूह। तो ये आपका समस्त पद है और ये क्या है? इसका विग्रह। ये कौन सा समास है? तो ये आपका द्विगु समास है। हम लोग आगे समझेंगे द्विगु समास क्या है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। आगे बढ़ देते हैं। आगे देखिए है समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है द्विगु समास, एक होता है द्वंद्व समास, और जो आपका छठवां है वो होता है बहुब्रीहि समास। यानी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये समास के क्या है? ये समास के हैं आपके भेद। अब बारी बारी से इन सबको पढ़ लेते हैं
क्या है और कैसे इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका, वो है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? यहाँ पे देखिए अव्यय लिखा है। अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक आदि से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब ये अचर बने रहते हैं, तो ये क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय से मिलकर बना है अव्ययी भाव समास। तो पढ़ लेते हैं इसको, क्या है? जिस समास का पहला पद को बोलते हो आप पूर्व पद, ठीक है। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान भी हो तो उसे बोलते हैं आप अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन। ऐसे आजन्म, आजन्म का मतलब जन्म से लेकर। यथा संभव, जैसा संभव है। अनुरूप, रूप के योग्य, तो ये जहां आप प्रति, आ, यथा, अनु, ये सभी क्या है? ये सभी आपके अव्यय हैं जिनसे मिलकर आपका ये समास बना है। इसी वजह से ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है तत्पुरुष समास, और बहुत ही तेजी से पूछा जाने वाला समास है। ठीक है, ये समास क्या होता है? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसमें जो सेकंड वाला पद होता है आपका, वही आपका क्या होगा? प्रधान होगा, यानी मेन होगा। तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, यानी इनके बीच यदि कोई कारकीय चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, तो क्या बनेगा इसका? राजकुमार। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो आपका कारक चिन्ह है का, ये विलुप्त हो चुका है और आपका जो शब्द बना है वो बना है राजकुमार। वैसे चिड़ियों को मारने वाला, तो चिड़ियों को मारने वाला कौन होता है? चिड़ी मार होता है। तो यहाँ पर भी कारक चिन्ह क्या है? वो कारक चिन्ह को विलुप्त कर दिया गया है। गगन को चूमने वाला, तो गगन को चूमने वाला कौन होता है? गगन चुंबी। गौ के लिए साला, तो यहाँ पे के लिए होता है संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे गौ के लिए तो क्या बन जाएगा? गौशाला। तो उम्मीद करते हैं आपको तत्पुरुष समास समझ में आया होगा, यानी ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और इसको जब बनाने लगते हैं तो इसके बीच यदि कोई कारक चिन्ह आता है तो वो विलुप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कर्मधारय समास क्या है? एक ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होता है? विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी इसमें एक आपको देखने को मिलेगा, एक पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष्य रहेगा। जैसे देखिए चरण कमल, तो चरण कमल को अगर हम विग्रह करके देखते हैं तो कमल के समान चरण, यानी ये जो कमल है ये आपका क्या करता है? चरण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो आपका विशेष्य होता है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो आपका क्या होता है? विशेषण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। महादेव, महादेव का होगा महान है जो देव, यानी जो देव महान है वही क्या है? महादेव है। परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद वही क्या है? परमानंद। मृग नयन, मृग के समान नयन। तो आप देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका यह है कि इसका विग्रह करने पर के समान या जो लगा मिलेगा। ठीक है, अक्सर आपको 90% जो सवाल है उसमें जो लगा मिलेगा और 10% जो है आपका के समान लगा मिलेगा। तो ऐसे शब्द यदि आपको दिखे तो समझ जाइए कि ये कर्मधारय समास है। उम्मीद करते हैं आपको कर्मधारय समास समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका द्विगु समास। द्विगु समास आपको बहुत इजी वे में समझ में आने वाला है। आप इसकी परिभाषा देखोगे और इसका उदाहरण देखोगे तो कहोगे कि कहीं भी मिल जाए, द्विगु समास को हम भूलेंगे नहीं। तो लिखा है द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद का मतलब पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी इसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, यानी इससे कलेक्शन होता है, मतलब समूह का बोध का पता चलता है। जैसे सप्ताह, सप्ताह जो है वो 7 दिनों का समाहार यानी 7 दिनों का समूह होता है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह।
नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, जैसे किया जाए षटकोण, यानी अगर कह दिया जाए षटकोण, त्रिभुज कह दिया जाए, त्रिभुज कह दिया जाए, तिराहा कह दिया जाए आपसे, उसके बाद कह दिया जाए आपका चौराहा कह दिया जाए, ठीक है, उसके बाद आपका कह दिया जाए आपका त्रिवेणी कह दिया जाए, त्रिवेणी, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। इन सभी का जो पहला शब्द जैसे पंच, सट, त्रि, ती, चौ, त्रि, ये सभी क्या है, ये सभी संख्या को बताते हैं। जैसे पंच मतलब 5 वटों का समाहार, षटकोण मतलब 6 कोणों का समाहार, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, यानी ऐसी भुजा ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 भुजा हो, तिराहा 3 राहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम। जैसे इलाहाबाद जो होता है प्रयागराज आपका, वो त्रिवेणी का संगम मतलब त्रिवेणी है, यानी 3 नदियों का क्या है वहां पे संगम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको द्विगु समास समझ में आया होगा। ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और प्रधान होता है क्या कहलाता है, आपका द्विगु समास कहलाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी इसमें इसके दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता है। यानी इसको जब विग्रह करेंगे तो इसके लिए आपको क्या लगेगा, और, एवं, या, अथवा शब्द क्या करता है, लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी इसके जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं और इनको विग्रह करने के लिए आपको और, या, अथवा, एवं आदि शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे देखिए लिखा है नाक कान, तो नाक और कान, तो नाक और कान इसका क्या हो जाएगा, विग्रह। उसके बाद राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा, उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, तन मन धन, तन मन और धन, इसमें आपको ये वाला जो चिन्ह होता है जिसको योजक चिन्ह आप बोलते हो, ठीक है, ये वाला चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ऐसे अगर चिन्ह मिले तो समझ जाइए आप ये द्वंद्व समास है। तो उम्मीद करते हैं आपको द्वंद्व समास समझ में आया होगा, यानी ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और उनको अलग करने के लिए और, एवं, यथा, तथा, अथवा आदि शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका लास्ट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है इसको देख लेते हैं। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी इसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होगा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी दोनों पद मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव जिन्हें महादेव कहा जाता है। तो जो नीलकंठ है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो भगवान शिव को प्रदर्शित करता है। यानी इसके जो दोनों पद हैं नील और कंठ, दोनों मिलकर आपका किसी तीसरे पद यानी भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं, तो ये क्या है आपका बहुब्रीहि समास है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद आगे है आपका चक्रपाणी, यानी चक्र है पाणी में जिसके, पाणी का मतलब होता है हाथ, ठीक है, यानी चक्र है पाणी में जिसके, यानी जिसके हाथ में चक्र है उन्हें आप क्या बोलते हो, भगवान विष्णु। दशानन, दस है आनन जिसके, यानी जिसके 10 सिर हो क्या होता है, रावण, यानी दशानन। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्विक रिवीजन क्या है, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया समास, ठीक है। समास हमने आपको बताया कि देखिए समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस, ठीक है, सम धन आस। हमने कहा सम का मतलब संक्षिप्त होता है, आस का मतलब शब्द या कथन होता है। तो समास की परिभाषा निकल कर आइए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास के कितने भेद थे, तो समास के आपके कितने भेद, 6 भेद थे। पहला आपका था अव्ययी भाव समास, दूसरा था आपका तत्पुरुष समास, तीसरा था आपका द्विगु समास, चौथा था आपका द्वंद्व समास, ठीक है, चौथा आपका क्या था, द्वंद्व समास था। पांचवा आपका बहुब्रीहि समास था। उसके बाद छठवां जो था आपका, ये आपका था कर्मधारय समास, ठीक है, आपका कर्मधारय समास। थोड़ा सा आपका ये जो लाइन है मतलब थोड़ा सा हम कर्मधारय समास को ऊपर नहीं लिखे, लास्ट में लिख दिए, आप समझ जाइएगा। तो इसके कितने भेद थे, आपके 6 भेद थे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता था और अव्यय होता था।
तत्पुरुष समास का पहला पद प्रधान होता था, तत्पुरुष समास का पहला नहीं दूसरा पद प्रधान होता था और इसमें कारक चिन्ह क्या हो जाते थे, कारक चिन्ह विलुप्त हो जाते थे। द्विगु समास क्या था, इसका पहला पद आपका संख्यावाचक था, इसका पहला पद क्या था, संख्यावाचक और प्रधान था। और द्वंद्व समास क्या था, द्वंद्व समास में इसके पहले पद और दोनों पद आपका क्या था, समान थे, यानी पहला और दूसरा दोनों पद क्या थे, समान थे। और इसको अलग करने के लिए आपको और, यथा, या, अथवा आदि शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता था। बहुब्रीहि समास क्या था, बहुब्रीहि समास में आपका दोनों पद अप्रधान होते थे, यानी पहला और दूसरा पद क्या था, अप्रधान था, यानी दोनों पद क्या थे, अप्रधान थे। और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते थे, यानी तीसरे शब्द की ओर क्या करते थे, संकेत करते थे। ठीक है। कर्मधारय समास क्या था, कर्मधारय समास था आपका दो शब्दों का मेल और इसमें जो दूसरा शब्द था आपका वो प्रधान होता था और इसमें चलता था विशेषण और विशेष्य का संबंध। ठीक है, इसमें विशेषण और विशेष्य का क्या चलता था, आपका संबंध चलता था। तो ये आपका क्विक रिवीजन था। उम्मीद करते हैं आपको समाज समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो पर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।